Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will talk about our next topic, that is the equation of motion for specially कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो आज के लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से आप जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशंस को कंप्यूट कर सकते हैं अगर कोई बॉडी जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है। So this topic is related to our course Mechanics 1 PHY 301 for the BS Food Science and Technology third semester fall 2021। इन द प्रीवियस लेक्चर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो डायनेमिक्स है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज काइनेमेटिक्स एंड द सेकंड पार्ट इज नोन एज काइनेटिक्स। इन काइनेमेटिक्स वी डू नॉट कंसर्न अबाउट द ओरिजिन ऑफ फोर्सेस, कि हम इस बारे में बिल्कुल भी कंसर्न नहीं करते कि जो चीज़ें मोशन करती हैं उसकी रीज़न क्या है, वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से बॉडी मोशन करती है। एक्चुअली बेस के ऊपर जो है वो फोर्सेस होती हैं। तो हम काइनेमेटिक्स के अंदर किसी भी किस्म की फोर्सेस की बात नहीं करेंगे। एंड द सेकंड जो है दैट इज द डिवीजन ऑफ डायनेमिक्स इज नोन एज काइनेटिक्स। काइनेटिक्स के अंदर हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं बॉडी के, कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करती हैं विद द कंसर्न ऑफ हाउ दे कैन मूव एंड व्हाट इज द एजेंसी इन्वॉल्व इन दैम। और हम इसके अंदर ये भी देखते हैं कि कौन सी फोर्स है जो कि मोशन जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस करती है, और इन दोनों को हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। आफ्टर दैट वी डिस्कस सम बेसिक आइडिया अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन, और हमने मोशन की 3 टाइप्स बनाई थी अगर आपको याद हो, विद रिस्पेक्ट टू द डायमेंशन। तो अगर वन डायमेंशनल मोशन है तो वो अलोंग ओनली सिंगल एक्सिस होगा, अगर टू डायमेंशनल है तो वो अलोंग द प्लेन होती है, अगर थ्री डायमेंशनल मोशन है तो वो अलोंग द स्पेस होती है। तो उस हवाले से हमने जो है वन डायमेंशनल मोशन की बात की थी, और इससे रिलेटेड जो फिजिकल क्वांटिटीज़ थी लास्ट लेक्चर के अंदर वो पढ़ी थी जो वन डायमेंशनल मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सारी चीज़ों को हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू द काइनेमेटिक्स बैकग्राउंड, बिकॉज इसके अंदर हम फोर्स जो है वो नहीं स्टडी करते। इस हवाले से हमने अपनी पिछली फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर भी फोर्स का जिक्र नहीं किया। Now in this lecture we will discuss about the again one dimensional force, और हम वन डायमेंशनल फोर्स के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, और इनके अंदर मौजूद जो स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स है जिसके अंदर एक्सेलरेशन जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो वन डायमेंशनल फोर्स का एक स्पेशल केस जिसके अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा, और एक्सेलरेशन किसी और फिजिकल पैरामीटर के ऊपर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। हम उस टाइप ऑफ मोशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टाइप ऑफ मोशन के लिए हम उसके लिए जो जो अननोन फिजिकल कांस्टेंट्स हैं उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी वगैरह पता है, बट इसके बावजूद हमें टाइम वगैरह और उसकी इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, तो हम ये भी नहीं कंप्यूट कर सकते हैं। तो अननोन फिजिकल क्वांटिटीज से मुराद वो अननोन फिजिकल रिलेशंस या फिर अननोन फिजिकल पैरामीटर्स हैं जो किसी भी मूविंग बॉडी के लिए हमारे लिए जानना ज़रूरी है, वो भी हम कंप्यूट कर सकते हैं। इसको कंप्यूट करने का जो तरीकाकार होगा और इक्वेशंस होंगी, दीज आर कॉल्ड द इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये वो इक्वेशंस ऑफ मोशन होंगी जो इन अननोन फिजिकल पैरामीटर्स को कंप्यूट करने में मदद देंगी। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन अप्लाई दीज इक्वेशंस, और उस हवाले से ताकि हम जो है वो अननोन फिजिकल पैरामीटर जो है वो कंप्यूट कर सकें। So let's start with the again motion. We are talking about the one dimensional motion. So the motion of object which is along in only one direction is called one dimension. As you can see here कि आपके पास ये वाली जो मोशन होगी ये हमेशा आपके पास क्या होगी जी, अलोंग ओनली वन डायमेंशन होगी। वन डायमेंशन से मुराद इट इज विल बी ऑलवेज अलोंग सिंगल एक्सिस। इट कुड बी एक्स, इट कुड बी वाई, इट कुड बी जी, बट मोस्टली मोशन इज सपोज टू बी, हमारे केसेस के अंदर या तो मोशन एक्स के अलोंग लिखी जाएगी या फिर हम जो है इसके अंदर वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो स्टडी करेंगे ज़्यादातर। लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी कि जो एक्स डायरेक्शन है मोस्टली इट इज़ ट्रीटेड एज अ हॉरिजेंटल डायरेक्शन, and the y direction is basically treated as the vertical direction. So that's why अगर कोई परपेंडिकुलर मोशन है जस्ट लाइक फ्री फॉलिंग बॉडी हो गया ये सब कुछ, तो इसके अंदर हम वाई डायरेक्शन को इन्वॉल्व करते हैं। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द एक्स हॉरिजेंटल डायरेक्शन, तो वी विल टॉक अबाउट ओनली एक्स डायरेक्शन हियर। सो
द मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी टाइप हो सकती है मोशन की जो कि कांस्टेंट अंडर एक्सेलरेशन जो हो, हमेशा जो है जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता हो। तो यू कैन टेक इट एज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। तो ये याद रखें जी, ये बॉडी का वो एक्सेलरेशन होगा जो किसी भी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो इस तरह के एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे जी, कांस्टेंट कहेंगे। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन की एग्जांपल के तौर पे जो है आप देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा क्या है, वो ना ही टाइम पे डिपेंड करता है, ना ही डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, एंड ना ही वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो उस हवाले से हमारे पास जो है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की एग्जांपल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक एक्सेलरेशन हो सकता है। एज यू कैन सी हियर कि आप जब भी किसी बॉडी को एयर में से सस्पेंड करके फॉल करवाते हैं तो बॉडी जो है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एक जैसे एक्सेलरेशन के साथ हमेशा नीचे डाउनवर्ड आती है, एंड दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ये हर बॉडी के लिए क्या रहेगा जी, सेम रहेगा। आइदर इट इज एम टू बॉडी, एम वन बॉडी, तो ये किसी भी बॉडी के लिए क्या रहेगा जी, सेम रहेगा। सो दैट इज वाई ये एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की एग्जांपल के तौर पे लिया जा सकता है। So the equations of motion are involved to find out the following unknown physical quantities. The most important question is that कि हमने कौन सी unknown physical quantities जो है उनको compute करना है। So you can see here, first of all we can find out the displacement, initial velocity, final velocity, acceleration and the time taken। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी बॉडी के लिए आपको उसके डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से अननोन हो सकती है वो वैल्यू, या फिर इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम अपनी सारे कोर्स के अंदर एस से रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड टाइम टेकन को हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। So you can see here we have basically the 5 physical quantities. We have 5 physical quantities. This is the 1 number, 2 number, 3 number, 4 number, and the 5th one. So you can see here we actually want to find out the unknown regarding the S, U, V, A, and T. So collectively हम remind करने के लिए और चीज़ों को याद रखने के लिए इसका एक collective नाम रखते हैं, and we call it as a SWAT। सर स्वात जो है वो एक एब्रीवेशन के तौर पर बनाया गया है ताकि हमें याद रहे कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो फाइंड आउट करने में हमें से पूछी जा सकती हैं। सो स्वात से मुराद एस स्टैंड फॉर द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, यू स्टैंड फॉर द इनिशियल वेलोसिटी, वी स्टैंड फॉर द फाइनल वेलोसिटी, एंड ए स्टैंड फॉर द एक्सेलरेशन, एंड टी स्टैंड फॉर द टाइम। किसी भी बॉडी को अगर आपके पास ये 5 पैरामीटर हैं, इनमें से आमतौर पे 3 पैरामीटर गिवन होते हैं और 1 या 2 पैरामीटर आपसे पूछे जाते हैं। तो उस हवाले से अगर आपसे ये सिचुएशन होगी तो 3 पैरामीटर जानने के बाद जो है हम सेकंड 2 पैरामीटर भी निकाल सकते हैं। अगर आप थोड़ा-सा और फोकस करें चीज़ों के ऊपर तो हमें काइनेमैटिक्स के हवाले से हमें इन किसी भी मोशन के अंदर ये 5 बेसिक चीज़ें ही चाहिए होती हैं। अगर आप गौर करें तो बॉडी जो है वो सबसे पहले मौजूद किधर थी, दैट इज़ रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल चेंज इन पोजीशन के साथ। अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसी है तो और उसकी फिर फाइनल वेलोसिटी कैसी है, फिर उसका एक्सेलरेशन क्या था, और उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन को चेंज करते हुए कितना टाइम लगा, ये सारी चीज़ें जो है वो हम इन 5 फिजिकल क्वांटिटी से निकाल सकते हैं। इसलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है काइनेमेटिक्स के हवाले से, और हम इन्हें स्वात के नाम से जानेंगे। SWOT stand for distance, initial velocity, final velocity, acceleration and time. So similarly हमने इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को ज़ाहिर बात है किसी ना किसी पर्टिकुलर रूल के मुताबिक निकालेंगे। उन रूल्स और उन इक्वेशंस का नाम है जी इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो हम उसकी तरफ चलते हैं जी। सो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसको निकालने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। अगर हम देखें तो इसके 3-4 मेथड हैं, जिनमें से जो सबसे ईज़ीएस्ट मेथड है वो है डेफिनिशन बेस्ड, जो कि हम करने जा रहे हैं। उसके अलावा इसका एक और मेथड है, इट इज़ कॉल्ड द एनालिटिकल मेथड, जिसके अंदर थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस हैं, जिसके अंदर मैथमेटिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। तो दीज आर कॉल्ड दी एनालिटिकल मेथड्स। और जो तीसरा मेथड है दैट इज़ रिलेटेड टू दी ग्राफिकल मेथड। इसके अंदर ग्राफ थ्योरी इस्तेमाल की जाती है। ये आप लोगों ने
किसी ना किसी स्कूल लेवल पे किया भी है। सो ये ग्राफ्स का इस्तेमाल है, दिस इज़ कॉल्ड द ग्राफिकल मेथड। सो यू कैन सी हियर कि ये जो ग्राफिकल मेथड है या एनालिटिकल मेथड है उस हवाले से भी किया जा सकता है, बट आई चूज़ ओनली द डेफिनेशन मेथड बिकॉज आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स नहीं हैं, आपने मैथ भी नहीं पढ़ते, तो इस वजह से वी आर यूजिंग द मोस्ट ईजीएस्ट अप्रोच फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्म। एक्चुअली इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमारे पास इसकी टोटल 4 फॉर्म्स हैं। वी आर यूजिंग हेयर अबाउट द 4 फॉर्म्स ऑफ द equation of motion. The first form of the equation of motion is which provides the displacement and position from velocity. तो इसका मतलब ये है कि हम velocity वाली definition use करेंगे, उससे हमें displacement भी मिल सकता है और position भी मिल सकती है. So let's start with that. To get out of our first question, we start with the first equation. We start with the definition of the average velocity. Average velocity जो होती है that is equal to v average. तो v एवरेज को अलग से शो करने के लिए हम इस पर्टिकुलर सिंबल को यूज कर रहे हैं v बार, विच इज इक्वल टू एक्चुअली द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। सो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। एज यू नो दैट डेल्टा एक्स जो था और डेल्टा टी जो है एक्चुअली इट्स गिव यू द डिफरेंस बिटवीन फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो उस हवाले से हमारे पास जो है वो डेल्टा एक्स जो डेल्टा टी जो है वो लिखे जा सकते हैं। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो ये x की वैल्यू वो है जो किसी टाइम t पे होगी और t x नॉट वो टाइम है जो किसी ना किसी टाइम t नॉट के वाले से लिखा गया है। सो उस वाले से हमारे पास जो है डेल्टा t ही बेसिकली द फाइनल टाइम and this is the initial time. So you can see here it's basically the final value, it's basically the initial value here. So उस वाले से हमारे पास ये फाइनल और इनिशियल के हिसाब से ये लिए जा सकते हैं। फॉर द केस ऑफ सिंप्लिसिटी हम अपनी चीज़ों और कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए टी नॉट को पुट कर रहे हैं कि वी आर टेकिंग इट एज ज़ीरो। तो हम टी नॉट एज ज़ीरो पुट कर रहे हैं। टी नॉट के ज़ीरो पुट करने से हमारे पास जो कैपिटल डेल्टा टी है इट विल बिकम्स एज कैपिटल टी डेल्टा टी बिकम्स टी। सो आप लिख सकते हैं कि वी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर टी माइनस टी नॉट। और ये जो डेल्टा एक्स था एक्स माइनस एक्स नॉट इसको हम क्या पुट कर रहे हैं जी, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट एस। सो दिस इज कॉल्ड द एक्स हेयर, एस आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। और टी माइनस टी नॉट जैसे कि हमने देखा है कि टी नॉट को हमने क्या पुट कर दिया ज़ीरो, सो ओनली टी लेफ्ट विद दैट। तो आप यहाँ से ये वैल्यू पुट करके इसको टी के इक्वल लिख सकते हैं। सो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम आ गया। सो यू हैव द फर्स्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इट इज नोन एज एस इज इक्वल टू वी टी। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फॉर्म जिसके अंदर आपके पास एस इज इक्वल टू वी बार टी। वी बार स्टैंड फॉर द एवरेज हेयर। तो याद रखें ये एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। कुछ बुक्स के अंदर एवरेज वेलोसिटी शो करने के लिए ए वी जी लिखा जाता है, तो उस हवाले से ये आपके पास एवरेज के फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो अगर आपने अलहदा से एवरेज वेलोसिटी कंप्यूट करनी है कि ये कितनी है, तो वो किसी भी दो वैल्यूज़ का मीन ले लें तो वो एवरेज होगा। अगर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो उनका जो मीन वैल्यू होगी इट विल बी कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एवरेज वेलोसिटी है इट विल बी द मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी यू प्लस फाइनल वेलोसिटी v प्लस बाय 2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। तो आपने ख्याल रखना है कि आपसे एग्जामिनर जो है वो पूछता क्या है, आइदर इट इज आस्किंग अबाउट दी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी। इसके मुताबिक हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। इन दी नेक्स्ट सो आप हो सकता है कि ये वाली वैरायटी डायरेक्ट भी यहाँ पे पुट की जा सकती है जैसा कि यहाँ पे लिखा गया हुआ है। सो यू कैन हैव डायरेक्ट पुटिंग ऑफ दैट एस इज इक्वल टू v average t can be written as u plus v over 2 and t। तो उस वाले से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्म जो है इट विल गिव यू द फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में देगी और टाइम के लिहाज से। तो जाहिर बात है इसके अंदर जो सबसे डिराइव्ड क्वांटिटी है बड़ी वाली वो एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब है कि हम एक्सेलरेशन से वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और हम एक्सेलरेशन से टाइम भी निकाल सकते हैं। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यूज़ करें और वहाँ से क्या निकल आएगा, वेलोसिटी भी निकलती है और टाइम भी निकलता है। सो वी टुक दी सेम वे, हमने जो है वो डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन को यूज़ किया
और इसको मैनिपुलेट करके हम ये सेकेंड फॉर्म बना सकते हैं। एज यू कैन सी हेयर वी हैव एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। तो जो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, तो जो चेंज इन वेलोसिटी है एक्चुअली इट इज़ द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये वी एफ आपके पास जो वी है फाइनल वेलोसिटी है, यू माइनस आपके पास क्या जी इनिशियल वेलोसिटी है, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा जी टी के ऊपर आ जाएगा। सो वी हैव हेयर, आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं, आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर टी। सो आप इस टाइम को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा ए टी। तो यू कैन टेक इट एज ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो आपकी इक्वेशन जो है ये डेवलप हो जाती है। नाउ ऑन रीअरेंजिंग ये v इधर ही रहे और u जो है वो आपके पास और नेक्स्ट साइड पे चला जाए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये नेगेटिव है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा जी पॉजिटिव। सो यू बिकम विद वी हैव दिस एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दिस v इज बेसिकली द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड a t स्टैंड फॉर द एक्सेलरेशन एंड टाइम। थर्ड फॉर्म प्रोवाइड करती है जी हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन के हिसाब से फाइनल पोजीशन इस्तेमाल करती है। सो इट्स मीन यू कैन कंप्यूट द थिंग्स बाय यूजिंग दी सेम इक्वेशन जो बेस करती है एक्सेलरेशन के ऊपर। सो उस हवाले से हमने जो अभी इक्वेशन सेकंड फॉर्म निकाली हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो उस हवाले से अगर आप इसको दोनों साइडों के ऊपर u ऐड कर दें इस इक्वेशन के, तो आपके पास जो इक्वेशन है वो यूं बन सकती है v plus u can be taken as u plus at प्लस यू। तो सर पहला स्टेप जो है वो ये था कि आपने दोनों साइडों के ऊपर u को ऐड करना है, ये हमारा पहला स्टेप है। जब u दोनों साइडों पे आज ऐड हो जाएगा तो यू हैव हेयर u प्लस v प्लस यू, और यहाँ पे u प्लस यू तो कितना हो जाएगा जी 2u। तो आपके पास ये इक्वेशन डेवलप हो जाएगी। सो वी हैव u प्लस v प्लस यू, और उसके बाद हमने 2 से डिवाइड किया तो इस इक्वेशन को हमने दोनों साइडों पे 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये 2 से आपने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दिया। सो ये u और u आपस में मिलकर 2u हो जाएंगे जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये 80 आ जाएगा आपके पास। तो उस हवाले से हमारे पास v प्लस यू ओवर टू इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी ओवर 2 आ जाएगा। नाउ वी कैन फैक्टराइज दी थिंग्स, और उस हवाले से जो है हम इसका एलसीएम जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। ये टू अलग अलग हो सकता है इस प्लस साइन के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी इजीली यू कैन हैव हेयर v प्लस यू ओवर टू जो है एक्चुअली ये क्या बन सकता है, इट इज़ नोन एज एवरेज वेलोसिटी। तो ये हमने एवरेज वेलोसिटी के साथ इसको रिप्लेस कर दिया, जबकि ये टू इसके नीचे आया अलहदा से तो ये 2/2 कट गया, यू रह गया, और ये 2 अलहदा से इसके साथ चला गया तो ये आपके पास आ गया 1/280 आ गया। सो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, ये आपके पास u है और ये आपके पास हाफ 80 है। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू एस टी। जैसा कि आप जानते हैं हमने फार्मूला अभी पढ़ा था s इज इक्वल टू वी टी। तो अगर आप इस फार्मूले को रीअरेंज करें तो हमारे पास ये क्या निकल सकता है, v इज इक्वल टू एस ओवर टी निकल सकता है। इस वैल्यू को उठा के जब आप पुट कर सकते हैं तो इस इक्वेशन की बजाय आप इसके अंदर ये वाली वैल्यू पुट करें इस इक्वेशन के अंदर, तो ये हो जाएगा एस ओवर टी। तो एस ओवर टी जो है टी उस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यू गेट एयर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र आ जाएगा। सो द फोर्थ फॉर्म जो है हमारे पास वो है हमें एक्सेलरेशन वगैरह और डिस्टेंस के बारे में बताती है। तो उस हवाले से हमारे पास जो है वो फोर्थ यूनिटरी इक्वेशन जो है वो अगेन एक्सेलरेशन और डिस्टेंस वाली इक्वेशन को यूज करते हुए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेट्स स्टार्ट विद दैट। अगेन वी विल यूज द डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन, और वो है दी v माई इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। So on rearranging we can have t is equal to v minus u over a। आप देख सकते हैं कि ये easily v minus u over a लिखा जा सकता है इसको rearrange करके। Now for this time we will again the same distance formula first form जो कि है s is equal to vt।
तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो फॉर दिस टाइम वी वांट टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टी है, तो ये टी आ जाएगा। इस टी की वैल्यू को आप उठा के इधर पुट कर सकते हैं। सो यू हैव हियर एस इज इक्वल टू वी टी, और ये टी की वैल्यू उठा के हमने नीचे पुट कर दी यहाँ पे। सो वी हैव हियर एस इज इक्वल टू वी टी, और ये जो वी है ये आप जानते हैं कि ये एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू है जी वी प्लस यू ओवर टू। सो वी कैन राइट इट एज, आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है जी, आप इजीली इसको देख सकते हैं। तो वी कैन राइट इट एज वी प्लस यू इक्वल टू, तो आपने ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देनी इस इक्वेशन के अंदर। सो वी हैव हियर अ वेरी सिंपल वे। आपके पास यहाँ पे सेम ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे मैं आपको कर दूँ, u प्लस हाफ आ जाएगा जी यहाँ पे, ये इक्वेशन बन गई। मल्टीप्लाई हो रहा है जी v माइनस u के साथ ओवर a, so we have here v square minus u square and 2a, so we have ये नीचे 2a आ जाएगा, 2a इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2as हो जाएगा। तो यू कैन सी हियर ये 2as बन जाता है, और ये जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो मिलके आपस में क्या बन जाएगा, a स्क्र माइनस बी स्क्र बन जाता है। सो ये हमारे पास तो टोटल 4 फॉर्म्स हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस की। तो उस हवाले से जो है हम इनकी पॉसिबल फॉर्म्स को अगर स्टडी करें तो वी हैव दीज 4 इक्वेशंस। तो सबसे पहली इक्वेशन जो है इट्स रिलेटेड टू द दिस वन, जो है आपके पास एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। दूसरी इक्वेशन जो है आपके पास फॉर्म ये आ जाएगी। तीसरी फॉर्म जो है हमारे पास एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी टी स्क्र है, और जो फोर्थ वन जो है दैट इज दी रिलेटेड टू दी फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी के हिसाब से है। अगर हमें वो पता हो तो हम बाकी सारी चीज़ें भी कंप्यूट कर सकते हैं। सो एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट फॉर्म, अब ये सवाल ये पैदा होता है जी कि हमने हमारे पास ये 4 इक्वेशंस हैं और हमारे पास 5 पैरामीटर्स हैं जिसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। जस्ट लाइक वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि वी आर इंटरेस्टेड विद दिस 5 पैरामीटर एंड स्वात एस यू वी ए टी, और हमारे पास जो है वो 4 इक्वेशंस है। तो हमने ये देखना है कि हमने किस इक्वेशन को कहाँ पे यूज़ करना है, किस इक्वेशन को कहाँ पे यूज़ नहीं करना। तो उस हवाले से जो है हम अपने जो है डिस्कशन को देखना चाहते हैं कि किस पैरामीटर के लिए कौन सी इक्वेशन फिजिबल होगी, किस पैरामीटर को कंप्यूट करने के बाद दूसरा पैरामीटर किस इक्वेशन से निकाला जा सकता है। वी वांट टू स्टडी दिस एस्पेक्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन आल्सो। सो जो एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट फॉर्म है वो कब लग सकती है, हमारी जो एप्लीकेशन पहली फॉर्म होगी वो इस शक्ल की होगी, इस स्ट्रक्चर की होगी, एस इज इक्वल टू वी टी इज इक्वल टू हाफ u प्लस वी टी। सो यू कैन सी हेयर इजीली दैट कि ये जो है वो सबसे पहले ये एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, ठीक है जी। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑन राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, while on the right hand side we have velocity, average velocity and the time. So it's mean average velocity जो वक्त के लिहाज से चेंज नहीं होती, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, और वो वेलोसिटी हो सकता है या फिर वो टाइम हो सकता है। सो जो है डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। सेकेंडली व्हाट वी हैव टू यूज एंड व्हेन, तो हम इसको कब और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस तरह की इक्वेशन, इस इक्वेशन को वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी और ना ही पूछा गया होगा। तो याद रखिएगा तब वहाँ पे आप ये इक्वेशन की फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस हवाले से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। सिमिलरली इन द फॉर द नेक्स्ट केस we have a second form of equation of motion, which relates that the final velocity is a function of initial velocity, acceleration and time. So you can see here shows velocity as a function of acceleration and time. So ये कब इस्तेमाल किया जा सकता है, ये तब इस्तेमाल की जाएगी इक्वेशन व्हेन यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिकॉज इट हैज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिस्प्लेसमेंट। सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ इक्वेशन।
थर्ड इक्वेशन जो है इज नोन एज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। तो इस हवाले से देखा जाए तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट जो है इज टेकन एज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन। सो ये वो होगी इक्वेशन और ये वो सिचुएशन होगी जिसके अंदर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम पे भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करता है। सो इट्स मीन आपने इस सिचुएशन के लिए इस इक्वेशन को लगाएंगे जिसके अंदर आपके पास फाइनल वेलोसिटी का कोई कंसर्न ना हो। व्हेन यू आर नॉट डीलिंग विद द फाइनल वेलोसिटी then you can apply this form of the equation of motion to compute your value, unknown value. It could be s, it could be u, it could be a or t. Similarly, for the last form of equation, we have the structure formula v square is equal to u square plus 2as. So we have here, this is the final velocity, this is initial velocity square, and this is the, so you can see easily that the final velocity depends upon the initial velocity plus acceleration and the displacement. तो मोस्टली देखा जाए तो इट्स एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पे और डिस्प्लेसमेंट पे। क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर सकती इसलिए हम इसको नहीं ले रहे। इस हवाले से वी हैव ओनली टू वेरिएबल्स विच कैन बी चेंज्ड। वो है जी, पहला एक्सेलरेशन है, दूसरा जो है वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। सो ये कहाँ पे लगेगा? ये वहाँ पे लगेगा जब आपका टाइम फंक्शन इन्वॉल्व नहीं है और ना ही आप उसके अंदर इंटरेस्टेड होंगे। So in the next lectures we will discuss about the sample problems जो कि हमें उस solutions की techniques के बारे में होगा कि किस तरह से हम किसी भी इस तरह की situations को solve कर सकते हैं। उनके graphical description of the motion of object कि अगर आपके पास displacement time graph आते हैं या फिर आपके पास velocity time graph होता है तो हम इस तरह के ग्राफ को किस तरह से explain कर सकते हैं एंड देयर कंप्यूटेशंस कि हम उससे हम अननोन वैल्यूज जो है एस यू वी ए एंड टी को कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, ये भी हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे। और फिर इनको अप्लाई करने का तरीका सीखेंगे कि ये कैसे इक्वेशंस और सॉल्यूशन अप्लाई किए जा सकते हैं हमारे अननोन पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने के लिए। जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, डिस्कशन है, कन्फ्यूजन है, तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन के अंदर जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम अपने इंटरेक्टिव सेशन जो है वो ज़ूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन से ये क्वेश्चन डिस्कशन जो है वो कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।